हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहूँगा कि माइन एक्ट 52 का पार्ट 1 पहले से रिलीज हो चुका है मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। तो उस वीडियो में हम लोग माइंस एक्ट का सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक डिस्कस किए थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में हम लोग सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 11 तक डिस्कस करेंगे। तो इसी के दौरान हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सेक्शंस में उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने पहले और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता दूं कि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू, उसमें जुड़े रहने के लिए मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिखा गया है 8895092634। तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिस्कशंस और प्रॉब्लम जितना भी आपका डाउट होगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सेक्शन 5 आप देखेंगे माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 5 में जो टॉपिक है चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, चीफ इंस्पेक्टर जिसको हम डीजीएमएस बोलते हैं और इंस्पेक्टर मतलब रीजनल इंस्पेक्टर जो है, जिसको डीएमएस ऑफिस में जो लोग रहते हैं उनका जो हेड है डीएमएस ऑफिस का डायरेक्टर ऑफ माइंस, उनको इंस्पेक्टर बोला जाता है। पुराना जो उनका डेजिग्नेशन था। तो उनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा चीज़ बोल रहा है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल पावर मिलता है तो वो इंस्पेक्टर का रोल निभा सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू स्पेशल ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप गौर कीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल ऑर्डर लेके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक इंस्पेक्टर का रोल निभा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है? ही कैन नॉट एक्सरसाइज पावर्स अंडर सेक्शन 22, सेक्शन 22A एंड सेक्शन 61। यानी कि सेक्शन 22A और सेक्शन 61 में जो इंस्पेक्टर का पावर दिया गया है वो पावर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट निभा नहीं सकते, यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखने वाला। कभी कभी एग्जाम में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर का पावर एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन किन किन सेक्शन में जो इंस्पेक्टर का पावर है उसको छोड़ के। तो उसका सही आंसर क्या है? सेक्शन 22, सेक्शन 22A और सेक्शन 61 में जो पावर है इंस्पेक्टर का, उस पावर को एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ओके। और ये पावर कौन दे सकता है उनको? ये पावर दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 में फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर जो सेक्शन 6 में लिखा गया है। तो इसमें ये लिखा गया है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑथराइज एंड डिक्लेयर द लोकल एरिया विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके चीफ इंस्पेक्टर ऑथराइज करते हैं किसको? इंस्पेक्टर को, और उनका एरिया ऑफ कंट्रोल को डिक्लेयर करते हैं कि कितने एरिया के अंदर वो अपना पावर दिखा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो पावर रहता है इंस्पेक्टर का, इसमें देखिए क्वेश्चन जो आता है कि कौन ऑथराइज करता है एक इंस्पेक्टर को कि वो कौन सा ग्रुप ऑफ माइंस या क्लास ऑफ माइंस या लोकल एरिया में अपना पावर दिखा पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है ये चीफ इंस्पेक्टर ऑथराइज करते हैं विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 7 में क्या डिस्कस किया गया है कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। यानी कि एक इंस्पेक्टर का जो पावर है वो क्या है।
तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि चाहे वो चीफ इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर, यानी कि चाहे डीजीएमएस हो या फिर डीएमएस, ही में इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन एनी माइन एट एनी टाइम बाय डे और नाइट। उनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी भी माइंस में किसी समय में, चाहे वो दिन हो या रात हो, इंस्पेक्शन कर सकते। ये पावर कहाँ मिला है? माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 7 में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन को बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या डिस्कस किया गया है? पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स टू एंटर, मेजर एक्सेट्रा, यानी कि एक स्पेशल ऑफिसर का क्या पावर। पहले तो हम देखते हैं कि स्पेशल ऑफिसर होता क्या है। तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी आदमी जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है और ऑथराइज इन दिस बिहाफ इन राइटिंग बाय सीआईएम और इंस्पेक्टर, यानी कि कोई भी आदमी जो कि गवर्नमेंट का सर्विस में है और सीआईएम या फिर इंस्पेक्टर के द्वारा ऑथराइज किया गया है इन राइटिंग में, किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग और मेजरिंग एट एनी टाइम बाय डे और नाइट, यानी कि कोई भी माइंस में किसी भी टाइम पे, चाहे वो दिन हो या रात हो, एक आदमी जो कि गवर्नमेंट का सर्विस में है और सीआईएम या इंस्पेक्टर के द्वारा वो ऑथराइज है, वो जा सकता है किस काम के लिए? सर्वेइंग करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए या फिर मेजरिंग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर किसी माइंस को वो स्पेशल ऑफिसर जाता है ये जो काम के लिए, सर्वेइंग चाहे लेबलिंग के लिए या फिर मेजरिंग करने के लिए, उसको 3 दिन प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। प्रायर नोटिस यानी कि पहले से, यानी कि 3 दिन पहले मिनिमम उनको नोटिस देना पड़ेगा कि ये तारीख को हम लोग आपका माइंस को विजिट करेंगे या इंस्पेक्शन करेंगे। और उसमें एक चीज़ और भी लिखा गया है, ऐड किया गया है कि अगर इमरजेंसी एग्जिस्ट, यानी कि अगर इमरजेंसी का कुछ केस होता है तो उस केस में विदाउट नोटिस भी वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए। लेकिन ऐसे नॉर्मल केस में 3 दिन का प्रायर नोटिस देने का प्रावधान है। ठीक है, ये सेक्शन 8 का पॉइंट है। नेक्स्ट सेक्शन 9 पे आप लोग बढ़ते हैं। सेक्शन 9 में क्या लिखा गया है? फैसिलिटीज टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर, यानी कि एक इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर मतलब चाहे वो सीआईएम हो या आरआईएम हो, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को द्वारा उनको अथॉरिटी मिला है एक इंस्पेक्टर का रोल निभाने के लिए, वो इंस्पेक्टर हो। ठीक है, उस केस में उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा? तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है सेक्शन 9 में कि उनको जो भी रीजनेबल फैसिलिटीज मतलब हम उनको, मतलब उनका इंस्पेक्शन के दौरान जो जो उनको रीजनेबल फैसिलिटी मिलना चाहिए, मान लीजिए वो आए हैं तो उनको उनका जो खाना पीना से लेके उनको जो भी सुविधा जैसे अच्छे से वो विजिट कर सकें, तो इस टाइप का जो रीजनल फैसिलिटीज है हमको उनको देना पड़ेगा। ठीक है, हमको मतलब ओनर, एजेंट और मैनेजर को। ठीक है, नेक्स्ट उसमें सेक्शन 9A है। 9A यानी कि 9 के अंदर एक सेक्शन 9A, सेक्शन 9 सबसेक्शन A, ये इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 9 है A, इसको याद रखिएगा। 9 अलग है, 9A अलग है। 9 क्या है? 9 है फैसिलिटीज टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर, लेकिन सेक्शन 9A जो है वो है फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, यानी कि अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे चल रहा है तो उस केस में क्या क्या फैसिलिटीज़ का प्रावधान है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे का मतलब ये है कि मान लीजिए एक सीआईएम हो या आरआईएम हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होकर आए हैं कोई एक इंस्पेक्टर का रोल निभाने के लिए, तो उनको अगर किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर डाउट लगा कि ये मेडिकल अनफिट है। मेडिकल अनफिट का मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए कि उनको लगा कि नहीं, कि ये जो काम कर रहा है वो काम करने के लिए वो मेडिकली फिट नहीं है। अगर उनको डाउट होता है तो फिर वो क्या करेंगे? उसको तुरंत मेडिकल चेकअप करने के लिए भेजेंगे, उसको पूछताछ करेंगे,
तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। कोई भी आदमी को हम मना नहीं कर सकते कि नहीं हमारा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, हम उसको स्पेयर नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। इसमें एक पॉइंट क्या बोल रहा है कि द टाइम स्पेंट बाय एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन हुइच चूजन फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि कोई भी आदमी जो कि माइंस में एम्प्लॉयड है और उनको चुना गया है मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, किसके द्वारा? इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो वो जो टाइम स्पेंड करेगा, यानी कि वो तो ड्यूटी, मान लीजिए उसको बुलाए, ठीक है, उसका उम्र पूछे, क्या काम कर रहे हैं, उसका नाम, सब कुछ उसको पूछताछ किए, अगर डाउट हुआ तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया उसको, तो वो उसका जो टाइम स्पेंड हुआ ये सब काम के लिए, ये सब काउंट होगा उसका वर्किंग टाइम में। यानी कि द टाइम स्पेंड बाय एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन व्हिच चूजन फॉर एग्जामिनेशन फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे शैल बी काउंटेड टुवर्ड्स हिज वर्किंग टाइम। यानी कि ये जो टाइम उसके, जो हम लोग उसको बुला के उसका काम को रुकवा के उसको हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन जो एक इंस्पेक्टर करवा रहा है, तो ये जो टाइम स्पेंड किया, हम ऐसे बोल नहीं सकते कि नहीं तुम तो काम कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि उसको बुलाया गया है। तो उसका जो टाइम स्पेंड हुआ वो उसको काउंट किया जाएगा आज हिज वर्किंग टाइम। एंड ऑल्सो ओवर टाइम इफ एनी शैल बी पेड, यानी कि अगर मान लीजिए उसका 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा उसका क्रॉस हो गया, उसका ये मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका जो इंक्वायरी, ये सब के मामले में उसका मान लीजिए 8 घंटा पार हो गया है, तो उस केस में वो जो ओवर टाइम हुआ, उस ओवर टाइम के लिए उसको पेमेंट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस। ऑर्डिनरी उसका जो रेट ऑफ वेजेस होगा उस हिसाब से उसको ओवर टाइम भी मिलेगा। तो इसमें एक चीज़ हमको सुनने में आया कि ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस एक टर्म है, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस का मतलब क्या है, पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में क्या क्या आता है, उस एम्प्लॉय का जो बेसिक वेजेस होगा, ठीक है, उसका बेसिक होगा, प्लस उसका जो डी ए यानी कि डियरनेस अलाउंस, उसका जो बेसिक होगा वो ऑर्डिनरी रेट में ऐड होगा। उसका डीए, मान लीजिए वो अंडरग्राउंड माइंस है और अंडरग्राउंड अलाउंस जो मिलता है, वो अंडरग्राउंड अलाउंस अगर मिल रहा है तो वो भी ऐड होगा। कोई कैश कंपेंसेशन अगर है, कैश कंपेंसेशन मतलब जो कि फ्री इशू ऑफ फूड ग्रेन एडिबल ऑयल, यानी कि उसका जो खान पान का फ्री इशू के लिए मान लीजिए उसको कुछ कंपेंसेशन मिलता है, तो वो भी ऐड होगा उसका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में। इसके अलावा बोनस गिवन एज इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो बोनस मिल रहा है, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने से एम्प्लॉय लोग को जो बोनस मिलता है, यानी कि जो इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन, जिसको कि प्रोडक्शन बोनस भी हम लोग बोलते हैं, उसी बोनस को सिर्फ हम लोग ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा कोई भी बोनस किसी भी टाइप का अगर उसको मिल रहा है उसका मंथली सैलरी में, उसको हम ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में ऐड नहीं करेंगे। यानी कि मंथली जो सैलरी उसको मिल रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में, क्योंकि मंथली सैलरी में बहुत सारे हमको बोनस मिलता है, कुछ कैश कंपेंसेशन मिलता है, लेकिन इसमें ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में सिर्फ क्या क्या रहेगा, उसका बेसिक रहेगा, उसका डियरनेस रहेगा, उसका डियरनेस जो अलाउंस रहेगा, उसका जो अंडरग्राउंड अलाउंस अगर मिल रहा है तो वो भी रहेगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, अगर उसका मंथली सैलरी में मिल रहा है तो वो भी रहेगा। उसका जो कैश कंपेंसेशन अगर ऐसा कुछ प्रावधान है उसका मंथली सैलरी में, जैसे फॉर फ्री इशू ऑफ फूड ग्रेन्स एडिबल ऑयल, इसके लिए जैसे फ्री सप्लाई करने के लिए अगर सप्लाई नहीं करते हैं तो उसके बदले कुछ कैश कंपेंसेशन देते हैं ना, तो वही सब चीज़ उसमें ऐड होगा। प्लस बोनस गिवन एज इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए अगर कुछ बोनस मिल रहा है तो सिर्फ वही ऐड होगा। लेकिन ये प्रोडक्शन बोनस को छोड़ के और किसी भी टाइप का बोनस अगर उसका मंथली सैलरी में अगर उसको मिल रहा है, वो सब ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में नहीं आएगा। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड in the ordinary rate of wages as per section 9A of माइनर 1952,
यानी कि माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 9A में जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस के बारे में बताया गया है, उसमें से इनमें से कौन कौन सा चीज़ रहेगा। तो उसमें दिया होगा बेसिक वेजेस, ये वो जो चीज़ें सब रहेगा, एक जो इसमें नहीं है वो वाला चीज़ एक डाल देगा, तो हमको वो चीज़ को डालना है। तो क्या क्या चीज़ रहेगा अगर हम पता कर लेंगे तो इसको छोड़ के और जो भी चीज़ होगा वो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको याद करके रखिए। बेसिक वेजेस, इसका डियरनेस अलाउंस, उसका अगर अंडरग्राउंड अलाउंस मिल रहा है वो, कोई भी अगर कैश कंपनसेशन जैसे फ्री सप्लाई ऑफ ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स इसके रूप में अगर मिल रहा है तो वो, प्लस प्रोडक्शन बोनस, इतना चीज़ ही सिर्फ ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर एनी पर्सन फाउंड मेडिकली अनफिट ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, मान लीजिए कि कोई आदमी को डाउट हुआ, इंस्पेक्टर को किसी आदमी के ऊपर डाउट हुआ कि ये मेडिकली फिट नहीं है, तो उसका मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकली टेस्ट में अगर वो मेडिकली अनफिट पाया गया, यानी कि उसका कोई बीमारी है या फिर कोई तकलीफ है जिसके वजह से वो मेडिकली अनफिट है, एंड अगर वो जो मेडिकल नहीं इसमें नहीं, इसमें बोल रहा है कि कोई भी अगर आदमी मेडिकली अनफिट पाया गया तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। यानी कि ओनर, एजेंट, मैनेजर के द्वारा, यानी कि सीधा सीधा बात उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा। यानी कि उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा पूरा ओनर, एजेंट, मैनेजर ही ये करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट में ही उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, विथ फुल वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रीटमेंट। यानी कि जितना टाइम उसका ट्रीटमेंट होगा वो उसका ड्यूटी टाइम को माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट में हो रहा है यानी कि वो छुट्टी है, नहीं, उसके लिए उसको फुल पेमेंट मिलेगा। उसका जो मंथली सैलरी आ रहा है वो फुल आएगा, क्योंकि वो सब प्रेजेंट डे है, वो एब्सेंट डे नहीं है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट में है। क्योंकि ये जो मेडिकल अनफिट पाया गया पहले तो नहीं था, क्योंकि हम लोग IME PME सब करते हैं ना, मेडिकल फिट है कि नहीं पर्सन, तो हम IME PME में उसको फिट दिखा रहे हैं, इसीलिए उसको एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, वो काम कर रहा है। लेकिन अभी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के दौरान पाया गया है कि नहीं, वो मेडिकली अनफिट है। तो ये जो अनफिट हुआ वो किसके वजह से हुआ, वो काम के दौरान हुआ। तो इसीलिए वो अगर मेडिकली अनफिट पाया जाता है तो वो एंटाइटल हो जाता है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ऑनर, एजेंट, मैनेजर के लिए। यानी कि ऑनर, एजेंट, मैनेजर के पैसे से ही, यानी कि सीधा सीधा उसका ऑर्गेनाइजेशन का अपना कॉस्ट से ही उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, अपना खुद का कोई एक भी पैसा नहीं लगेगा उस केस में। और वो जितना देर टाइम पे, जितना मंथ के लिए या फिर जितना दिन के लिए उसका ट्रीटमेंट चलेगा, उस सब दिन को उसका फुल प्रेजेंट मिलेगा, उसको फुल वेजेस मिलेगा वो पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ बोल रहा है, ठीक है, अभी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन इफ़ आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद भी अगर ही इज़ डिक्लेयर्ड अनफिट, यानी कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी अभी वो मेडिकली फिट नहीं है काम करने के लिए, और इफ़ अनफिटनेस इज डायरेक्टली डिस्क्रिबेबल टू हिज एम्प्लॉयमेंट इन द माइन, यानी कि उसका जो अनफिटनेस है उसके वजह से वो जो काम कर रहा था माइंस में, वो काम के लिए वो अभी लायक नहीं रहा, यानी कि उसके लिए वो सुइटेबल कैंडिडेट नहीं रहा। तो ऐसे नहीं कि हम उसको निकाल देंगे, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो मेडिकल अनफिटनेस हुआ है वो काम के लिए हुआ है। तो उस केस में क्या प्रोविज़न है कि ऑनर, एजेंट या मैनेजर शैल प्रोवाइड हिम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फॉर व्हिच ही इज फिट। यानी कि पहले जो काम कर रहा था, अभी मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान अगर वो फिर भी फिट नहीं हो पाया, अगर उस केस में उसको हम नौकरी से निकाल नहीं सकते हैं, उसको हम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देंगे। यानी कि मान लीजिए पहले वो, मान लीजिए डोजर चला रहा था, ठीक है, अभी उसका कुछ प्रॉब्लम आया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के दौरान पता चला कि वो मेडिकली फिट नहीं है, तो पहले तो उसका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, जैसे हम डिस्कस किए। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद भी अगर वो मेडिकली अनफिट पाया गया
तो उस केस में हम उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देंगे। पहले डोजर चला रहा था, तो अभी जिस काम के लिए मान लीजिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे कि ये अभी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी चला नहीं सकते, तो क्या करेंगे, उसको मान लीजिए को ऑफिस में किसी टाइम कीपर के हिसाब से बैठा देंगे या फिर पियोन का काम करवाएंगे, कोई भी एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है, लेकिन उसको नौकरी से हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, यानी कि अगर मान लीजिए वो मेडिकली अनफिट हुआ और उसको हम अभी एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देना है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे कुछ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारा कुछ पोस्ट वैकेंट नहीं है, तो इस केस में ही शैल बी पेड डिसेबिलिटी अलाउंस। डिसेबिलिटी अलाउंस का मतलब है कि क्योंकि वो अभी एबल सक्षम नहीं है, डिसेबिलिटी अक्षम, ठीक है, सक्षम अभी नहीं है काम करने के लिए और उसके लिए कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अभी भी फ़िलहाल नहीं है, तो उस केस में उसको डिसेबिलिटी अलाउंस मिलेगा, यानी कि वो घर बैठेगा लेकिन उसको पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? एट द रेट ऑफ 50% ऑफ हिज मंथली वेजेस। वो घर बैठे बैठे कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन उसको हमको उसका जो मंथली वेजेस जितना आ रहा था उसका 50% देना पड़ेगा। किसके रूप में? आज डिसेबिलिटी अलाउंस। इसमें एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिसेबिलिटी अलाउंस किस रेट में दिया जाता है? इसका सही आंसर है 50% ऑफ हिज मंथली वेजेस। और किसको मिलेगा? तो उसका पूरा कहानी सेक्शन 9A में लिखा गया है। तो क्या है कहानी सेक्शन 9A का कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे अगर कोई इंस्पेक्टर, या इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ कौन है, चाहे वो CIM हो सकते हैं, RIM हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल ऑफिसर हो सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है। कोई भी इंस्पेक्टर के द्वारा अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे चल रहा है और वो जिस आदमी को इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के दौरान वो चुन रहे हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, हमको लग रहा है, डाउट आ रहा है कि ये मेडिकली फिट नहीं है शायद, तो वो जितना टाइम स्पेंड करेगा ये सब काम में उसका वर्किंग आवर के हिसाब से काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर ओवर टाइम हो जाता है तो ओवर टाइम का केस में उसको ओवर टाइम का वेजेस मिलेगा एट द रेट ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। पहले ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है क्या? ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या है? सेकंड वाला चीज़ है ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में क्या क्या रहेगा। उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए, उसमें उस एम्प्लॉय का बेसिक रहेगा, उसका डियरनेस अलाउंस रहेगा, उसका अंडरग्राउंड अलाउंस रहेगा, कोई अगर कैश कंपेंसेशन है इन टर्म्स ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, इस टाइप का वो भी रहेगा। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्शन बोनस मिल रहा है तो प्रोडक्शन बोनस मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन बोनस को छोड़ के कोई दूसरा टाइप का बोनस ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है कि अगर उसका जो मेडिकल चेकअप हुआ उसके दौरान पाया गया कि वो मेडिकली अनफिट है, तो मेडिकल अनफिट का मतलब ये नहीं कि हम उसको डायरेक्ट नौकरी से निकाल देंगे। अभी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, उसका कॉस्ट कौन बर्न करेगा? उसका कॉस्ट बर्न करेगा कंपनी, यानी कि ऑनर, एजेंट या मैनेजर इसको बर्न करेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट फिर भी वो फिट नहीं हुआ, अनफिट हो गया, तो उस केस में हम उसको नौकरी से निकाल नहीं सकते। उसको हम लोग क्या देंगे? अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव एम्प्लॉय मतलब पहले जो काम कर रहा था उस काम में उसको एंगेज नहीं करवाएंगे, कोई दूसरा काम में जिसके लिए वो फिट है, जिसके लिए वो सूटेबल है, उस टाइप का काम में उसको हम लगाएंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे? ही शैल बी पेड डिसेबिलिटी अलाउंस, उसको डिसेबिलिटी अलाउंस देंगे जिसका रेट क्या है? 50% ऑफ हिज मंथली वेजेस। तो ये पूरा कहानी है सेक्शन 9A का, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे का बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन 9A में। तो आई थिंक ऑल आर क्लियर, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन 10 को हम आएंगे। सेक्शन 10 में क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ हम डिस्कस किए कि कोई भी इंस्पेक्टर या फिर CIM कभी भी चाहे वो दिन हो या रात हो, मैं इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन करेंगे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करेंगे, इसके दौरान जितना भी वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे ड्यूरिंग हिज
विजिट या इंस्पेक्शन जो भी बोल सकते हैं, जितना भी वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे किसी माइंस के बारे में, वो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन डिस्क्लोज नहीं करेंगे यानी कि किसी को वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनको लगा कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए? एम्प्लॉय का हेल्थ के लिए, एम्प्लॉय का सेफ्टी के लिए, एम्प्लॉय का वेलफेयर के लिए ये इंफॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है, अगर ये उनको लगा तो वो किसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो उसका एक लिस्ट है, किसको एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट को वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कोर्ट में। दूसरा चीज़ बोल रहा है कि कमिटी अंडर सेक्शन 12, आगे पढ़ेंगे हम सेक्शन 12 में कमिटी के बारे में, तो कमिटी को वो डिस्क्लोज कर सकते हैं जो कि सेक्शन 12 के अंडर बनाया जाता है माइंस एक्ट का, ठीक है। और किसको? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 24, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होता है उसको अगर ज़रूरत पड़ा उसको भी शेयर कर सकते हैं। अन ऑफिशियल सुपरवाइजर और ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ द माइंस का जो ऑनर एजेंट मैनेजर या फिर कोई ऑफिशियल सुपरवाइजर जिसको लगता है कि नहीं इनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, उसको भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अपॉइंटेड अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के द्वारा अंतर्गत जो वर्कमैन कंपनसेशन का कमिश्नर रहते हैं उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं। और किसको? द कंट्रोलर ऑफ आईबीएम का जो कंट्रोलर रहते हैं, जो आईबीएम का हेड को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर, ठीक है, वो कंट्रोलर को वो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद एनी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो इतना जो हम लोग डिस्कस किए, इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि अगर एम्प्लॉय का हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के लिए कोई भी इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना ज़रूरी लगा तो किसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो उसमें 3 ऑप्शन इनमें से रहेगा, ये जो अभी डिस्कस किया, और एक ऑप्शन में इनमें से कोई एक नहीं रहेगा। तो जो इतना जो लिस्ट है, एनी कोर्ट, कमिटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अनऑफिशियल सुपरवाइजर और ऑनर एजेंट मैनेजर, कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, कंट्रोलर ऑफ आईबीएम, एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, इसके अलावा किसी को भी वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। यह है मोटा मोटी सेक्शन 10 सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी इंस्पेक्टर इसको कंट्रे करता है, कंट्रे मतलब कंट्रावेंशन करता है, तो उस केस में क्या होगा? ही इज लिएबल फॉर पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट मिलेगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल तक उनको जेल हो सकता है, और फाइन और बोथ, कुछ भी हो सकता है। 1 साल जेल हो जाएगा, हो सकता है फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है अगर वो डिस्क्लोज करते हैं तो, ठीक है। तो मोटा मोटी ये बोल रहा है सेक्शन 10। अभी आते हैं सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 में सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में डिस्कस किया गया है। सर्टिफाइंग सर्जन कौन है? सर्टिफाइंग सर्जन पहले तो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक क्यूएमपी, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हम लोग पढ़े हैं पहले से, डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो एक सर्टिफाइड सर्जन एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि अपॉइंटेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये देखिए, सर्टिफाइंग सर्जन इज अपॉइंटेड बाय डैश CIM, RIM, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल द अबव, इस टाइप का आता है। तो सर्टिफाइंग सर्जन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, और वो कौन है? वो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक सर्टिफाइंग सर्जन अगर मान लीजिए वो छुट्टी में जाएंगे लंबा समय तक, तो वो किसी एक दूसरा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऑथराइज करके जाएंगे। कितना दिन के लिए? जितना वो स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 30 दिन के लिए वो ऑथराइज करके जाते हैं कि मैं जब तक हेडक्वार्टर में नहीं हूँ तो मेरे जगह ये पर्टिकुलर उनका नाम लिखेंगे, ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को मैं ऑथराइजेशन देके जाता हूँ, वो सर्टिफाइंग सर्जन का रोल निभाएंगे, ठीक है। जैसे मैनेजर माइंस में छुट्टी में जाने से कोई एक सीनियर मोस्ट पर्सन को ऑथराइज करके जाते हैं ना, उसी तरह सर्टिफाइंग सर्जन भी अगर उनका ऑफिस छोड़ते हैं तो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऑथराइज करके जाते हैं।
उसमें भी एक कंडीशन है कि पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड एज सर्टिफाइंग सर्जन। इसमें एक चीज़ पता चल रहा है कि सभी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाइंग सर्जन नहीं है, लेकिन कोई भी सर्टिफाइंग मतलब एक सर्टिफाइंग सर्जन एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ये सही बात है। लेकिन हर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाइंग सर्जन के रूप में काम नहीं कर सकते। उसमें कंडीशन क्या है कि एक पर्सन जो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सर्टिफाइंग सर्जन। कौन कौन नहीं हो सकता है? हु इज और बिकम्स द ऑनर एजेंट, ठीक है, ऑफ ए माइन। अगर कोई एक सर्टिफाइंग सर्जन जो कोई एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर किसी माइंस का ऑनर एजेंट मैनेजर है, यानी कि कोई एक माइंस का मैनेजर खुद एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, पहले वो MBBS किया है, ठीक है, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका एनरोलमेंट है, तो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। वो मान लीजिए किसी एक माइंस का मैनेजर है, एजेंट है या फिर ऑनर है, तो उस केस में उसको हम लोग सर्टिफाइंग सर्जन के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगा। दूसरा चीज़ है कि हु बिकम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन माइनिंग प्रोसेसेस। मान लीजिए कोई भी माइनिंग प्रोसेस में वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो। मान लीजिए किसी का एक डंपर लगाया मैं इसमें माइंस में, या फिर वो कोई ट्रांसपोर्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, तो उस केस में भी एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक सर्टिफाइंग सर्जन के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज़ है हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द माइन, यानी मान लीजिए किसी एक माइंस का एक जो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर सकता है एज सर्टिफाइंग सर्जन। तो ये जो कौन कोई क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाइंग सर्जन के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, जो कि बिकम्स द ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइंस। एक माइंस का अगर ऑनर एजेंट या मैनेजर वो है तो वो काम आज ए सर्टिफाइंग सर्जन उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि हु बिकम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन एनी माइनिंग प्रोसेसेस। कोई भी माइनिंग प्रोसेस में अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ये है तो इन्वॉल्व है, तो उस केस में उसको सर्टिफाइंग सर्जन के रूप में नहीं दिया जा सकता अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो डायरेक्टली किसी माइंस में एम्प्लॉयड है, यानी कि मान लीजिए किसी माइंस का हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगा सर्टिफाइंग सर्जन के रूप में। तो ये तीनों चीज़ का प्रावधान है सेक्शन 11 में, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन सबसेक्शंस पार्ट 2 का। इसके बाद पार्ट 3 में हम सेक्शन 12 से फिर कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस को बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह कंटिन्यू हम लोग एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से पूरा माइंस एक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दूसरी बात है कि जो मैं पहले बोला हूँ कि अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप माइनिंग लेजिस्लेशन बाय PC साहू में आपको जोड़ना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में है, जो कि 8895092634 है। उसमें मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।